ईरान ने इतना तो दिखा ही दिया था कि इजराइल अभेद नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट को एक मैसेज दे दिया गया था, अरब देशों को एक मैसेज दे दिया गया था कि जिसको तुम लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना के रखा हुआ है, जिसको तुम अभेद समझ रहे हो, वो अभेद नहीं है। खमनाई ने इजराइल के अचूक सुरक्षा को भेदा है। अभी तक उनके पास आसमानी ताकत कमजोर थी, अभी जो इनको चाइना से फाइटर प्लेन मिले हैं उससे ये अपनी आसमानी ताकत को भी मजबूत कर रहे हैं। अगर कोई भी फाइटर प्लेन आएगा इजराइल से या किसी भी अमेरिकी एयरबेस से, तो ये फाइटर उसको हवा से हवा में मारेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके फाइटर इजराइल में जाके मारेंगे। इजराइल के अंदर जाके मारने के लिए ईरान की मिसाइल बहुत है, वो इनके फाइटर से ज्यादा खतरनाक काम करेंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है रिजवी साहब कि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, सब अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। लीबिया चला गया, सीरिया चला गया, इराक चला गया, और ये तो खत्म ही हो गया। आपका फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप खत्म हो चुकी है, फुल्ली डिस्ट्रॉय। एक हिस्सा तो लेके भागे जा रहे हैं अर्दोगान। गोलान हाइट पूरा कब्जा करने पे लगा हुआ है इजराइल, और जहां तक कब्जा कर लिया उसने, काफी एरिया तक इजराइल ने कब्जा कर भी लिया है। तो जो स्थिति 2021-22 की सीरिया की थी, क्या आने वाले 10 सालों के बाद रहेगी? ऐसा हमको नहीं लगता। देखिए, एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर मैं अपडेट कर दूं। बड़ी खबर ये आ रही है, यूएस हाउस के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है, डिसाइड किया है कि सीरिया पर जो पाबंदी आयद थी वो आयद रहेगी, पाबंदी लगी रहेगी। ये बड़ी खबर है मैं समझता हूं। तो क्या जो वादा किया गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीरिया पर तमाम लगी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा, वो नहीं हटाया जाएगा, उसकी वजह क्या है? क्या ये है कि गाजा की हिमायत में बड़े पैमाने पे आवाज उठने लगी है सीरिया से? तो ये क्यों हो गया, मैं इस पे आऊंगा, बात करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा तुर्की में 4.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। पिछले दिनों भी तुर्की में भूकंप आया था। तो ये भूकंप है या कोई टेस्ट है, ये भी लोग अब कह रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह से आज ये भी खबर आ रही है कि गाजा में फिर हमास के लड़ाकों ने हमला किया है आईडीएफ पे और उन्हें नुकसान पहुंचाया, ये भी खबर आ रही। तो बहरहाल इस तरह की चीजें आ रही। मैं आऊंगा राशिद रिजवी साहब आपके पास। एक और यहाँ पे कैप्टन शमशाद आलम साहब ने एक अपडेट दी है कि अगर यूएनओ को डिसॉल्व कर दिया जाए तो अमेरिका को किसी भी देश का जो इंटेलिजेंस से इनपुट मिल रहा है उस पर लगाम लग जाएगी। इस तरह दुनिया इनसे महफूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट यूएनओ स्टाफ ही से मिलता है इनको ये इनपुट। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। राशिद रिजवी साहब, मैं इस पे तो बात करूंगा, लेकिन ये वाकई मैं कैप्टन साहब आपसे भी बात करूंगा। ये जो कैप्टन शमशाद आलम साहब ने ये बात कही है, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा जो बात तुर्की की तरफ से आ रही है कि तुर्की ने हिफाजत के, तुर्की ने उन्हें बता दिया है, इसलिए बच गए। क्योंकि ये भी अब खबर आ रही है कि इजराइल जो हमारे जयदीप सिंह मुंदला साहब ने, उन्होंने कि ये बात भी कही जा रही है कि पहले इजराइल तुर्की में हमास के लीडरान को मारना चाहता था, लेकिन उनको लगा कि तुर्की रिएक्ट कर सकता है, लिहाजा फिर वो कतर आए कि कतर पे कंट्रोल अमेरिका का है, तो वो अच्छी जगह है। यानी अलग अलग जगहों पे क्या कहेंगे राशिद रिजवी साहब, ये जो चीजें आ रही हैं अलग अलग तरीके से। अनम्यूट कर ले। जी जी कर ले। हमले की टाइमिंग आपको पता है किस वक्त हमला किया गया था? हमले की आप टाइमिंग को देखिए और तुर्की के स्टेटमेंट को देखिए। नमाज असर का टाइम था, मोबाइल रख के वो सब मस्जिद नमाज पढ़ने गए थे जिस वक्त अटैक हुआ। अब मोबाइल जहां रखा था वहीं की लोकेशन इंडिकेट हो रही थी, उसी पिन पॉइंट पर अटैक कर दिया गया। तो मोबाइल ही लोकेशन दे रहा था, उनकी बॉडी लोकेशन नहीं दे रही थी।
तो मोबाइल वो रूम पे रख के चले गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, यहाँ पर अटैक हो गया। रही बात आप टर्की की, टर्की एक चालाक नेवला है, वो अपने स्टेटमेंट बदलता रहता है। आज आपका यूरोप में, मिडिल ईस्ट में टर्की के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। कोई एक कंट्री आप बता दिए यूरोप में या मिडिल ईस्ट में जो टर्की पर विश्वास करती हो। वो विश्वास नहीं करते टर्की पे, क्योंकि अर्दोगान अपने फायदे को लेकर के पैतरे बदलते रहते हैं, स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं। जिस वक्त सीरिया को ब्रेक कर दिया गया था, सीरिया को तोड़ दिया गया था, तो उन्होंने अपने आप को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर घोषित कर दिया था। अब कहा था दो ही सुपर पावर है, एक अमेरिका एक टर्की। कहीं ना कहीं वो सऊदी अरब को चिढ़ा रहे थे या कुवैत कतर को चिढ़ा रहे थे, ये इस बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर ये खुशफहमी आ गई थी। और जहां तक हम बात कर रहे थे, अभी कैप्टन साहब बात कर रहे थे इजराइल के बारे में, ये बात सही है कि वहां की आवाम परेशान है। हम हैं, आप हैं, रात को सो रहे हैं, 2 बजे सायरन बजने लगा, हमको उठ के भागना पड़ेगा बंकर में। हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कभी भी सायरन बज गया, रात के किसी भी पहर बज गया, अवाम परेशान है। दिन है तो ऑफिस से निकल के भाग रही है बंकर में, रात है तो घर से निकल के भाग रहे हैं। और जिस वक्त ईरान ने अटैक स्टार्ट किया था, उस वक्त 2-2 दिन तक लोग बंकर में ही पड़े रह गए। अगर नाइट सूट में है तो उसी नाइट सूट में पड़े रह गए, घर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो किसी भी देश की आवाम होगी, वो परेशान होगी, तो उनका गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ रहेगा। और इजराइल इस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है कि बाहर की मीडिया को अंदर नहीं जाने देता और अंदर की न्यूज को बाहर निकलने नहीं देता। ईरान ने इतना तो दिखा ही दिया था कि इजराइल अभेद नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट को एक मैसेज दे दिया गया था, अरब देशों को एक मैसेज दे दिया गया था कि जिसको तुम लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना के रखा हुआ है, जिसको तुम अभेद समझ रहे हो, वो अभेद नहीं है। और चाहे 5% ही पार्ट टेल अवीव का ईरान ने गाजा की तरह बदल दिया हो, लेकिन इजराइल के लोगों को ये दिखा दिया कि गाजा की तबाही क्या होती है। वो पार्ट छन छन के काफी दिनों के बाद, थोड़ा टाइम के बाद लीक हो करके बाहर निकलते रहे। दूर से देखने में आदमी कंफ्यूज हो रहा था कि ये गाजा है या तेल अवीव है या हाइफा है। तो इजराइल अपनी न्यूज़ों को छुपाता है, अपनी कमियों को छुपाता है और झूठ झूठ का एक प्रोपेगेंडा करता है। जैसा अभी आपने नेतन्याहू की और कोर्ट की बात कही है, तो इन सब चीज़ों के पीछे नेतन्याहू अपने आप को बचा रहे हैं, कोर्ट से भी, अपनी आवाम की सिंपैथी भी लेना चाह रहे हैं। ये बातें हमने कल आपके सामने रखी थी कि अब कोई ना कोई फ्रंट ये खोलते रहेंगे। अभी इन्होंने कतर में किया है, कल को इनकी कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाएगी और भी कड़ा आदेश पारित करने की कोशिश करेगी या करेगी। ये मे भी हो सकता है ये सऊदी अरब पे भी अटैक कर दे। उनको अपने आप को बचाना है, वो अपने आप को सेव रखना चाह रहा है कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी को राष्ट्र हित का नाम दे रहे हैं। फिलिस्तीन के हालात तो आप जानते हैं, फिलिस्तीन पे कल भी चर्चा हुई है। फिलिस्तीन के लोगों को ये पता नहीं है कि हमको शाम को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जहां पर आज सो रहे हैं, कल क्या वहां से हम कल सुबह जिंदा उठ पाएंगे? इसकी चिंता आसपास के किसी देश को नहीं है। एक राहत साहब का एक शेर था, और बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये हाल वही हो गया है। आज अभी फिलिस्तीन है, लेबनान है, अभी उन्होंने सीरिया को भी डिस्ट्रॉय किया है, इराक को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, जॉर्डन ये बच जाएंगे? किस मुबालगे में बैठे हैं ये लोग? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के डर से, अपने किंगडम को बचाने के लिए। जैसा अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि ये अपने किंगडम को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, खामोश हैं,
रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अवाम इनके यहाँ रिएक्ट नहीं कर सकती है। कोई भी अवाम सड़क पे अगर खड़ी हो जाती है तो उसकी गर्दन ही लोग उतार देते हैं। किंग के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोल दिया तो सीधा उसको गोली मार देंगे या उसकी गर्दन काट देंगे, और बीच मजमे में काटते हैं ये, ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहे हैं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी बहुत जगह देखे गए एहतजाज हुए, फिलिस्तीन के सपोर्ट में लोग आए, इसराइल के अगेंस्ट गए। लेकिन आप कोई अरब देश का एक मुल्क बता दीजिए आप कि जहां पर लोग सड़क पर आए हों, अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट आने के लिए बोला हो, फिलिस्तीन के समर्थन के लिए बोला हो। बस इनका एक काम होता था कि थोड़ा सा रसद राशि उठा के उन्होंने भेज दिया, वो ट्रक बॉर्डर के बाहर खड़ा हुआ है। नेतन्याहू की मर्जी के इंतजार के ऊपर है कि नेतन्याहू अगर परमिशन देंगे तो वो ट्रक अंदर जाएंगे, नहीं देंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। हमने ट्रक भेज करके अपनी फॉर्मेलिटी खत्म कर दी। अब छोटा सा उदाहरण मैं अपना देता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मुझको सेना में भेजा गया, मैं सेना के थ्रू पहुंचा, आपके सियाचिन में पहुंचा, या आपके पैंगोंग लेक पे पहुंचा, या अरुणाचल के बॉर्डर पे पहुंच गया। तो मैं अगर वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करूंगा कि वहां पर खड़े खड़े सोता रहूंगा, हमारी तो आर्मी ये सोच रही है कि मैं वहां पर मुस्तैद हूं, मेरी वजह से बॉर्डर सीमा सुरक्षित है। अब मैं वहां पर आराम से खड़े खड़े टेक लगा के सो रहा हूं और सामने वाले अंदर घुसते चले आ रहे हैं। तो ऐसी ड्यूटी का फायदा क्या है? वही स्थिति वहां की रसद का, ऐसी रसद का फायदा क्या है जो गरीब फिलिस्तीनियों तक, मजबूर फिलिस्तीनियों तक न पहुंच पाए? कितने लोग भूख से मरे, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, कितने लोगों के अंदर आपको बच्चों के अंदर वो बीमारियां आ गई हैं, जिस क्या बोलते हैं कि बच्चे एकदम कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। बहुत बच्चे वहां कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। लेकिन कोई अरब मुल्क बोलने वाला नहीं है इसराइल से कि आप अब इनकी रसद को मत रोको। अच्छा, रसद आप इसराइल के बॉर्डर से गाजा तक जा सकती है, वो नहीं जाने दे रहा है। गाजा का समुद्र तट भी है, आप वहां से क्यों नहीं भेज रहे हो? आप अपनी आर्मी भेजो। अगर तुमने हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कब तक हूती मारेंगे? कब तक हूती लड़ेंगे? कब तक हिजबुल्लाह लड़ेंगे? हूती की क्या इनकम है? ओमान तेल बेच रहा है, कतर कुवैत तेल बेच रहा है, सऊदी अरबिया तेल बेच रहा है, जॉर्डन तेल बेच रहा है। हूती क्या बेच रहा है? उसकी क्या इनकम है वर्ल्ड लेवल पर? उसकी क्या इकोनॉमी है? लेकिन फिर भी हूती खड़ा है, स्टैंड ले रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। लाल सागर पे जो हूती ने करके दिखाया है वो बहुत बड़े जिगरे का काम है। किस तरीके से अमेरिकन फाइटर प्लेन और इजराइल की फाइटर प्लेन ज्वाइंट ऑपरेशन, ब्रिटेन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, इनके यहाँ के हथियार के अड्डों को तबाह किया गया, इनके रिफाइनरी पर अटैक किया गया, बुरी तरीके से मारा। लेकिन फिर भी वो खड़े हैं, वो कहते हैं हम लड़ने को तैयार हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो एक आसरा, डूबते को तिनके का सहारा। अगर आज आप फिलिस्तीन के सामने सऊदी अरबिया और हुती का, यमन का नाम ले लेंगे तो उनका झुकाव यमन की तरफ हो जाएगा कि तुमने मेरी बात तो की, तो मेरे लिए खड़े तो हुए। आज पूरे इंडिया में जो मुस्लिम्स जो हमारी कम्युनिटीज हैं, उसमें जो ईरान में खामनाई साहब को नहीं जानते थे, वो सब खामनाई को जानने लगे हैं। खामनाई ने ऐसा क्या कर दिया? खामनाई ने इजराइल के अचूक सुरक्षा को भेदा है। अभी तक उनके पास आसमानी ताकत कमजोर थी, अभी जो इनको चाइना से फाइटर प्लेन मिले हैं उससे ये अपनी आसमानी ताकत को भी मजबूत कर रहे हैं। अगर कोई भी फाइटर प्लेन आएगा इजराइल से या किसी भी अमेरिकी एयरबेस से, तो ये फाइटर उसको हवा से हवा में मारेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके फाइटर इजराइल में जाके मारेंगे,
इजराइल के अंदर जाके मारने के लिए ईरान की मिसाइल बहुत है, वो इनके फाइटर से ज्यादा खतरनाक काम करेंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है रिजवी साहब कि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, सब अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। लीबिया चला गया, सीरिया चला गया, इराक चला गया, और ये तो खत्म ही हो गया। आपका फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप खत्म हो चुकी है, फुल्ली डिस्ट्रॉय। वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कतर भी कर रहे हैं कि हमने ऐसा प्लान बनाया है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है कि मैंने ऐसा प्लान बनाया है, कुवैत ओमान भी बोल रहे हैं कि हाँ हम री एस्टेब्लिशमेंट का हम लोग प्लान बना रहे हैं। लेकिन वहां के लोगों को रोटी देने का प्लान किसी का नहीं है। अरे आप किसके लिए प्लान करोगे? जब वो जिंदा रहेंगे तब आप प्लान करोगे ना, कि आपके स्ट्रक्चर पर आकर उनकी आत्माएं रहेंगी। कौन रहेगा वहां पर? तो ये स्थितियां चलती रहेंगी निरंतर जब तक ये खामोशी बनी रहेगी। जालिम का जुल्म कैसे बढ़ता है? मूक दर्शकों की खामोशी। 4 बदमाश होते हैं कैप्टन साहब, 500 लोगों के बीच में 2 लोगों को पीट के चले जाते हैं बीच सड़क पे। तो जो पीट रहे हैं वो 2 लोग नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि उन 4 बदमाशों ने उन 500 लोगों को पीट दिया। सब मूक दर्शक बने खामोश रहते हैं, ये नहीं सोचते कि कल कोई इसकी हिम्मत बढ़ेगी, हम पे भी अटैक करेगा। सब अपने स्वार्थ में रहते हैं कि किसी तरीके से मैं सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाऊं, मैं क्यों इस पंगे में हाथ डालूं, मैं क्यों इससे दुश्मनी मोल लूं। वही स्थिति आज आपके मिडिल ईस्ट में है। एक एक करके लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इराक कुछ करने की क्षमता नहीं रखता, सीरिया किसी लायक बचा नहीं, फिलिस्तीन खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। वो ब्रिज, वो पुल जिस माध्यम से वाया सीरिया हिजबुल्लाह को मदद ईरान की पहुंचती थी, वो बंद कर दी गई है। इसलिए हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया गया। इसमें हमारे सऊदी अरेबिया का पूरा हाथ था, हमारे एर्दोगान का पूरा हाथ था। अभी सीरिया के पता नहीं कितने टुकड़े करेंगे ये। एक हिस्सा तो लेके भागे जा रहे हैं एर्दोगान। गोलान हाइट पूरा कब्जा करने पे लगा हुआ है इसराइल, और जहां तक कब्जा कर लिया उसने, काफी एरिया तक इसराइल ने कब्जा कर भी लिया है। तो जो स्थिति 2021-22 की सीरिया की थी, क्या आने वाले 10 सालों की बात रहेगी? ऐसा हमको नहीं लगता। फिलिस्तीन की 1948 से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है? लेकिन ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख के बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि जब तक ईरान दमदारी से खड़ा रहेगा तब तक इनका यह सपना पूरा नहीं होगा। इसको तो आप मान के चलिए। टर्की के ऊपर जब अपनी बात आएगी तो टर्की भी हाथ पैर चलाएगा, वो सरेंडर नहीं कर देगा। सऊदी अरेबिया खामोश। देखिए, हमारा शासक कमजोर हो सकता है, अवाम कमजोर नहीं हो सकती। आपने नेपाल की स्थिति देखी, आपने श्रीलंका की स्थिति देखी, आपने बांग्लादेश की स्थिति देखी। पब्लिक जब अपने पे आ जाती है तो शासक को कुछ नहीं समझती। बस पब्लिक को यह समझ लेना चाहिए कि अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। शासक तो दूसरे देश को ट्रांसफर हो जाते हैं, वो तो भाग जाते हैं, सारा माल लूट के वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और छोटे छोटे जो देश होते हैं वो उनको इसलिए अपने यहाँ शरण देते हैं कि अपने साथ वो एक बड़ी इकोनॉमी लेकर के आ रहे हैं। अब एक छोटा उदाहरण है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाता हूँ और मैं कम से कम 1 लाख 2 लाख करोड़ का मालिक, 3 लाख करोड़ का मालिक बन गया, और मैं जा करके यहाँ से भ्रष्टाचार में फंसा। मैं सीधे, एक छोटा कंट्री है यूरोप में क्रोशिया, मैं वहां भागा। क्रोशिया ने देखा कि मैं 3 लाख करोड़ रुपए लेकर के आ रहा हूं, तो कहेगा मोस्ट वेलकम, आइए, आपका पैसा तो हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को मजबूत करेगा। तो शासक तो भाग जाएगा, जनता कहां जाएगी? जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा, ये अरब देश के जितने शासक है ये सब ये हिल जाएंगे। बस इंतजार करिए कि उनके समझ में आए।